हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी टेक्निकल इशू की वजह से चैनल का नाम जो है वो मुझे अपने नाम पे रखना पड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों को लिटरेरियंस ही बुलाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वीडियो इज अबाउट द चैप्टर 8 ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज परसिक्यूशन मेनिया। सो स्टार्ट विद द कोटेशन, और जो भी चैप्टर की कोटेशंस इंपॉर्टेंट है या लाइंस इंपॉर्टेंट हैं उनके जरिए हम पूरे चैप्टर की समरी को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोटेशन इज इन इट्स मोर एक्सट्रीम फॉर्म्स persecution mania is a recognized form of insanity। कहता है कि जो इनसैनिटी, इसको मतलब हम पागलपन कह सकते हैं, तो एक्सट्रीम फॉर्म है जो है ना, वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म्स में पागलपन की जो एक्सट्रीम फॉर्म्स है उसमें परसिक्यूशन मेनिया इज वन ऑफ देम। सो ये मतलब जब आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा इनसेन हो जाता है तो वो परसिक्यूशन मेनिया की एक सेंस में, एक उसके जो है ना पर्सपेक्टिव में से उसमें सोचने लग जाता है कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते या वो मुझे इतनी तवज्जो नहीं देते। वो हम आगे आगे देखते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है। मेनिया एक टाइप ऑफ जुनून के नाम को कहते हैं, और परसिक्यूशन को अगर हम इन लफ्ज़ों को डायसेक्ट करें तो परसिक्यूशन का मतलब होता है जुल्म और इस तरह की चीज़ें, इनजस्टिस। और जो मेनिया, इसका मतलब होता है जुनून, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ के अंदर इंडल्ज हो गए हो तो उसको मेनिया बोलते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो कहता है कि आई डू नॉट प्रोपोज टू डिस्कस द एक्सट्रीम फॉर्म्स। वो कहता है कि मैं इंसैनिटी या परसिक्यूशन मेनिया की जो एक्सट्रीम फॉर्म्स है ना वो मैं यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस नहीं करूँगा, विच आर अ मैटर ऑफ अ साइकेट्रिक। मतलब वो साइकी से ना, मतलब तो डॉक्टरी वाला मेडिकल वाला मामला बन जाएगा। सो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। इट इज़ द माइल्डर फॉर्म्स दैट आई विश टू कंसिडर। वो कहते हैं मैं थोड़ी माइल्डर फॉर्म्स के ऊपर बात करना चाहूँगा, बिकॉज दे आर अ वेरी फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कॉज करता है अनहैप्पीनेस को। आगे हम देखते हैं तो वो कहता है कि वी आर ऑल फेमिलियर विद द टाइप ऑफ पर्सन, मैन और वुमेन, हु अकॉर्डिंग टू हिज own account is perpetually the victim of ingratitude, unkindness and treachery। अच्छा, वो कहता है कि हमारी ज़िंदगी में हम किसी न किसी ऐसे शख्स को, वो औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, हम उनको जानते हैं जो ये फ़ील करते हैं कि शायद वो इनग्रैटिट्यूड उनके अंदर होता है, अनकाइंडनेस होती है और ट्रेचरी होती है। वो ये सब कुछ क्यों फ़ील करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे उनको उस हिसाब से ट्रीट नहीं करते जो उनका हक बनता है, या वो उनको उतनी अटेंशन नहीं देते जो वो खुद को देते हैं या कुछ लोग उनको देते हैं। तो वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं सोसाइटी से और लोगों से अपने इर्द-गिर्द। सो वो अपने लिए भी ये फ़ील करते हैं कि वो अनकाइंड है और इनग्रैटिट्यूड है, और दूसरों की तरफ से ये फ़ील करते हैं कि उनको उतनी अटेंशन और वो सब कुछ नहीं मिला जो उनका हक है। सो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहते हैं। My purpose in this chapter is to suggest some journal reflections by means of which each individual can detect in himself the elements of persecution mania, from which almost everybody suffers in a greater or less degree, and having detected them can eliminate them। वो कहता है कि मैं इस चैप्टर के अंदर कुछ जनरल रिफ्लेक्शंस के ऊपर बात करूंगा परसिक्यूशन मैनिया की, और इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बाज़ लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ लोगों के अंदर बहुत कम डिग्री में होता है। हम उसको डिटेक्ट करेंगे और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और ये जब उसने ये बात की है कि किसी के अंदर कम होता है और किसी के अंदर ज़्यादा, सो इट मीन कि ये ऑलमोस्ट हर बंदे के ऊपर होता, हर बंदे के अंदर होता है, लेकिन इसकी डिग्री कम और ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट वो बात करता है कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, सिंस इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी इफ वी फील दैट एवरीबडी इल ट्रीट अस। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, आप इस चैप्टर के लिहाज से भी सोच लें, इसको देख लें, इसको हाईलाइट कर लें, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी असाइनमेंट में या अपने पेपर में कहीं पे भी लिखनी है या किसी को बतानी भी है, और आप इसको लाइफ इन जर्नल में भी देखें, तो आप ये देखते हैं कि वो लोग कभी भी ज़्यादा खुश नहीं रह सकते जो ये कहते हैं कि इसने मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया। अमूमन हम देखते हैं खुशी के मौके पे बाज़ जो लोग होते हैं वो अगले की खुशी के अंदर खुश नहीं होते, बल्कि उस चीज़ को अपनी नाराज़गी का जो है ना वजूहात ढूँढ के और नाराज़ हो जाते हैं लोगों से, जिनकी खुशी में वो शामिल होने आए होते हैं। अमूमन हम शादियों में ऐसे देखते हैं या बर्थडे पार्टीज़ में या डिफरेंट जगहों पे। तो वो लोग, उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मुझे वैसे ट्रीट नहीं कर रहा जितनी मेरी वक़्त है, लेकिन वो उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन उनको ये कोई एक साइकेट्रिक सा प्रॉब्लम हुआ होता है कि मुझे वैसा नहीं ट्रीट किया जा रहा, तो जिसकी वजह से वो बंदा खुद भी हैप्पी नहीं रहता और दूसरों के भी हैप्पी रहने में जो है ना वो खलल पैदा करता है और चीज़ों को गड़बड़ कर देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि
One of the most universal forms of irrationality is the attitude taken by practically everybody towards malicious gossip. ये जो एक दूसरे से मतलब लोग बातें करते हैं मतलब जो नहीं करनी चाहिए, जो दूसरों को भी नुकसानदेह दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होती है और आपके लिए भी। फॉर एग्जाम्पल आप दो लोग बैठे हुए वो आपस में किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो एक तो आप दोनों के दिल में उस तीसरे बंदे की नफरत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप दोनों आपस में बैठ के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों के दिल में एक दूसरे की इज्जत भी कम हो जाती है कि यार ये तो दूसरे बंदे के बारे में बैठ के मतलब हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं और ये तीसरे के बारे में बुराई कर रहा है, तो ये कल को किसी और के पास बैठ के मेरी भी बुराई कर सकता है। सो ये एक मलिशियसनेस का जो गॉसिप और जो गॉसिप ग्रुप्स होते हैं ना ऐसे, वो लोग खुद भी जो है ना वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो दूसरों को अंदर भी नहीं लेके आने देते और फिर वो अनहैप्पीनेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कल को किसी ने बैठ के हमारे बारे में भी यही बुराई करनी है और फिर मैं भी इस काबिल इतना नहीं हूँ कि लोग मेरे बारे में अच्छाई बयान करें, उनको क्योंकि उनको अपना भी सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है उनको। सो नेक्स्ट वो कहता है कि व्हेन यू हियर दैट सो एंड सो हैज सेड समथिंग horrid अबाउट यू, रिमेंबर द 99 टाइम्स व्हेन यू हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम मटरिंग द मोस्ट जस्ट एंड वेल डिजर्व्ड क्रिटिसिज्म ऑफ हिम। वो कहता है जब आप सुनते हो कि किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा बोल दिया, तो आप 99 टाइम्स आप रिफ्रेन करते हो कि मैं कुछ ना बोलूं, मैं इसको क्रिटिसाइज ना करूं, and forget the 100th time when in unguarded moment you have declared what you believe to be the truth about him। लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है, वो 100th टाइम होता है, 100वां हिस्सा एक उस पूरे जर्नी का, जब आपने खुद को रोक के रखा और आखिरी मोमेंट पे आके जब आपको वो मोमेंट संभालना चाहिए था, आपको नहीं कहना चाहिए था जो उसने कहा, या आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उस चीज को छोड़ दें या उसको माफ कर दें, तो आप एक अनगार्डेड मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जब आप अच्छी बात भी करो तो वो बिगड़ जाए, तो उस मोमेंट में आके आप उस बंदे को उसकी सच्चाई बता देते हो कि तुम तो ऐसे हो या मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ। तो वो टाइम वो चीज जो होती है ना, वो मोमेंट इस तरह का होता है कि वो आपकी अच्छी बात को भी बुरी कंसिडर करवाते हुए आपको भी अनहैप्पी करता है और दूसरे बंदे को भी अनहैप्पी करता है। सो ये उसने तमाम चीजें बताई हुई परसिक्यूशन मेनिया की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है इफ वी वर ऑल गिवन द मैजिक द पावर टू रीड ईच अदर्स थॉट्स आई सपोज द फर्स्ट इफेक्ट वुड बी दैट ऑलमोस्ट ऑल फ्रेंडशिप्स वुड बी डिसॉल्व। वो कहता है कि अगर हम ये मैजिक दे दें सबको कि वो एक दूसरे के माइंड्स रीड कर पाए, तो क्या होगा, फ्रेंडशिप्स खत्म हो जाएंगी। ये तो दीन इस्लाम में भी, इस्लाम एक रिलीजन है उसके अंदर भी ये है कि आई एम ऑल्सो मुस्लिम, तो उसके अंदर भी है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि अगर पता चल जाए हम सबको कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तो जो है ना वो लोग एक दूसरे के जनाजे पढ़ना छोड़ दें। सो मैंने बिल्कुल इसको कोट नहीं किया एज इट इज, लेकिन मैंने उसका जो है वो मफहूम जो उसकी मेन आइडिया था वो मैंने आप लोगों को बताया कि लोग एक दूसरे के जनाजे जो है ना वो पढ़ना छोड़ दें बिल्कुल। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी थॉट्स एक दूसरे के ऊपर खुल जाएंगी, तो ऑब्वियसली आज का ज़माना तो द मॉडर्न एज इज़ वेरी सेल्फिश। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और अगर दूसरे लोगों के ऊपर आपकी जो सोच है वो खुल जाए, तो ऑब्वियसली फ्रेंडशिप्स तो बाकी नहीं रहेंगी। द सेकंड इफेक्ट क्या होगा अगर एक दूसरे के थॉट्स पढ़ने की पावर मिल जाए। हाउएवर माइट बी एक्सीलेंट फॉर अ वर्ड विदाउट एनी फ्रेंड्स वुड बी फेल्ट टू बी इनटॉलरेबल। वो कहता है कि अच्छा होगा, मतलब ये तो पहली बात उसने कह दी कि ना मजा आएगा बगैर फ्रेंड्स की दुनिया में रहते हुए, अच्छी चीज आएगी, लेकिन वो इनटॉलरेबल हो जाएगा, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे को फ्रेंड की जरूरत होती है। आप बेशक उस चीज को, बेशक आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो सेल्फिश है, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई एक बंदा अपनी लाइफ में चाहिए होता है जिसके साथ आप अपनी हर बात शेयर करते हो या अपनी प्रॉब्लम्स कम से कम शेयर करते हो। तो वो एक बंदा जो है ना वो अगर आपकी ज़िंदगी से चला जाए, तो आप सोचो कि आपके दिमाग में कितना मैस क्रिएट हो जाएगा। आप कितनी चीज़ों को जिनको आप उसको बता के अपनी टेंशन को थोड़ा कम कर लेते हो, अपने आप को रिलैक्स कर लेते हो, आप उस चीज़ को रिलैक्स नहीं कर पाओगे, अपना माइंड रिलैक्स नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए ज़िंदगी कितनी इंटॉलरेबल हो जाएगी। And we should learn to like each other without needing a veil of illusion to conceal from ourselves that we did not think each other absolutely perfect। वो कहता है कि हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम जब हम चाहते हैं कि लोग ना एक नकाब करके हमारे पास आए जिसके ऊपर जब वो नकाब करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हो, वो एक एल्यूजन क्रिएट कर दें कि ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। हमें वो नकाब जो है ना वो लोगों के चेहरों से उतार देने चाहिए, और अगर वो इम्परफेक्ट भी है, उनके अंदर कोई भी इम्परफेक्शन है, तो उस चीज़ के साथ भी हमें उनको कबूल कर लेना चाहिए, और हमें ये सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल हम इस चीज़ को, हम जो परफेक्ट बंदा होता है हमें लगता है कि ये बंदा परफेक्ट है, ये इसके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता,
कि किसी भी इंसान के अंदर इम्परफेक्शन ना हो, हर बंदा इम्परफेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या कहता है कि परसिक्यूशन इज ऑलवेज रूटेड इन इन टू एग्जेजरेटेड कॉन्सेप्शन ऑफ आवर ओन मेरिट्स। वो कहता है परसिक्यूशन मेनिया का जो रूट प्रॉब्लम है ना, कंसेप्शन जहाँ से वो स्टार्ट होती है, मेन रूट जो प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि इस चीज़ से कि आपके अपने मेरिट्स बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड है, आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा ऊपर ले जाते हो कि आप फिर नीचे आ ही नहीं पाते, आपको लगता है कि मैं इसी चीज़ को डिजर्व करता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जितनी मैं डिजर्व करता हूँ। अच्छा, वो कोई कुछ एग्जांपल्स देगा कि हम कैसे-कैसे सोसाइटी में जो एक रिस्पेक्टफुल जो पेशे होते हैं, उनमें लोगों को कैसे-कैसे ये थॉट्स आते हैं परसिक्यूशन मीनिंग आके। वो कहता है कि आई एम वी विल से अ प्लेराइट to very unbiased person it must be obvious that I am the most brilliant playwright of the age। वो कहता है कि एक बंदा जो प्ले राइट है, वो अपने आप को समझता है कि मैं बेहतरीन एज इस एज का बेहतरीन प्ले राइटर हूँ। नेवरथलेस फॉर सम रीजंस माय प्लेज आर सेल्डम परफॉर्म। वो कहता है कि फिर उसके कुछ प्लेज जो है वो परफॉर्म होते हैं, एंड व्हेन दे आर नॉट सक्सेसफुल, और जब वो परफॉर्म किए जाते हैं तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रेंज स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो वो फिर ना इसकी वजूहत ढूंढने लग जाता है कि ये क्यों नहीं चला मेरा प्ले। तो वो क्या करता है, वो खुद को ब्लेम करने की बजाय, खुद के अंदर इम्परफेक्शन को ढूंढने की बजाय वो क्या करता है, वो दूसरों के अंदर इम्परफेक्शन ढूंढता है। वो कहता है कि ऑब्वियसली that managers, actors and critics have combined against me for one reason or another. The reason of course is highly creditable to myself। और कहता है कि ये जो मैनेजर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये क्रिटिक्स हैं, सब ने मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की है। दैट इज मतलब बहुत ही यूनिवर्सल सा एक लाइन है कि लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये वो ये सोचता है कि ये जो इन्होंने रीजन दिया ना, ये तो मेरी क्रेडिबिलिटी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए वो खुद को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरे अंदर इम्परफेक्शन है या कुछ ऐसा नहीं। बाज़ दफ़ा आपने बहुत अच्छा पीस ऑफ राइटिंग लिखा होता है, बहुत अच्छा काम किया होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पीस ऑफ राइटिंग नहीं, आपने कोई भी बहुत अच्छा काम किया, वो इस तरह से नहीं क्लिक होता। सो इसमें उस टाइम आप समझो कि ये मेरा टाइम नहीं था, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश कर लूँगा, तो उस चीज़ को लेके नहीं बैठे रहना, बल्कि उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहिए। सो नेक्स्ट वो एक और एग्जांपल देगा, तो उसमें कहता है कि अनदर नॉट अनकॉमन विक्टिम ऑफ परसिक्यूशन मेनिया इज अ सर्टेन टाइप ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट हु इज ऑलवेज डूइंग गुड टू पीपल अगेंस्ट देयर विल। अच्छा, ये फिलैंथ्रोपिस्ट आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट के अंदर भी परसिक्यूशन मेनिया हो सकता है, लेकिन होता है, क्योंकि ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, और ये होता है। कैसे? वो चाहता है कि वो हमेशा फिलैंथ्रोपिस्ट दूसरों की मदद करना चाहता है, एंड इज अमेज्ड एंड हॉरिफाइड दैट दे डिस्प्ले नो ग्रेटिट्यूड। और बाज़ दफ़ा बहुत खुश हो जाता है, और बाज़ दफ़ा बड़े गमगीन तरीके से वो होता है कि अगर लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो बड़ा अमेज होता है, अगर नहीं करते तो वो उस चीज़ को वो बुरा समझता है, और मतलब उसको बुरा लगता है इस चीज़ का कि इसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। आवर मोटिव्स इन डूइंग गुड आर सेल्डम एज प्योर एज वी इमेजिन देम टू बी। कहता है हमारा मोटिव कुछ अच्छा करने में बाज़ दफ़ा उतना प्योर नहीं होता जितना हम उसको इमेजिन करते हैं। लव ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन थी इन लाइफ इन जर्नल प्लस इन योर पेपर प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट। दैट इज़ वेरी, मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में या अपनी राइटिंग्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन थी जो उसने बोली है, आवर मोटिव्स इन डूइंग गुड आर सेल्डम एज प्योर एज वी इमेजिन देम टू बी। नेक्स्ट वो बोलता है कि लव ऑफ पावर इज इनसाइडिशियस, it has many disguises and often the source of the pleasure we derive from doing what we believe to be good to other people। वो कहता है कि बाज़ दफ़ा हमें लग रहा होता है कि मतलब जो हम किसी के लिए काम कर रहे हैं ना, वो जो मोहब्बत की एक हमारे अंदर पावर होती है, लव ऑफ पावर है, कि वो ना हमारे अंदर ही रहता है, और बड़ा ना डिस्गाइज होता है। जैसे हम किसी की मदद करते हैं ना, तो अब आप ये समझ रहे होते हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं कि बस मेरा एक यही मकसद है कि मैंने लोगों की मदद करनी है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जैसे सोर्स ऑफ प्लेयर। अब आप वो आपका सोर्स ऑफ प्लेयर है, किसी ने आपको अगर अच्छा नहीं बोला तो आपको उससे प्लेयर नहीं मिली, आप थोड़े परेशान हो गए या उदास हो गए, सो अनहैप्पीनेस को कॉज करते हैं ना। तो वो कहता है कि इस तरह हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जितना हम प्योर सोच रहे हैं वो उतना ही होगा, नहीं, उसके अंदर मिक्सचर्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं दूसरी आपकी इमोशंस की भी। नेक्स्ट वो कहता है कि इन द हाई वॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की एग्जांपल दे रहा है अब वो, द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग अकर, कि इसी तरह पॉलिटिक्स में भी होता है कि द स्टेट्समैन man who has gradually concentrated all power within himself in order that he may be able to carry out the high and noble aims which had led them to issue comfort and enter the arena of public life is amazed and at the ingratitude of people when they turn against him। वो कहता है कि वो जो एक बंदा जो एक स्टेट्समैन है, वो कोशिश करता है कि उसके पास जितनी पावर्स है उसको अच्छे कामों में लगाए, लोगों को पब्लिक लाइफ अच्छी दे, लेकिन जब वो
अपनी देखता है उन लोगों को जो उसके खिलाफ हैं, तो वो उसको लगता है कि ये मेरे शुक्रगुजार क्यों नहीं हो रहे, मैंने तो इनके लिए इतना कुछ किया है, ये भी किया वो भी किया। सो उसको वो उस चीज़ को भी नहीं लेके आ सकते। उस चीज़ को वो समझते हैं कि यार शायद मेरे ऊपर ज़ुल्म सितम हो रहा है, मैं मतलब ये इन सब की साजिश है मेरे खिलाफ। जैसे मैंने कहा एक यूनिवर्सल लाइन है कि लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से फिर वो अनहैप्पीनेस का शिकार होता है। और आप ये देखो ये तीनों जो है ना वो प्रोफेशंस, एक तो हो गया स्टेट्समैन, एक हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट और दूसरा हो गया प्लेराइट। ये तीनों आप सोचो कि एक सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट और नोबल जो है ना वो प्रोफेशंस हैं। तो अब आप देखो कि अगर इन तीनों से ही जो है वो सोसाइटी चलती है ऑलमोस्ट, तो अगर यही तीनों जो लाइंस हैं इनमें ही लोग अनहैप्पीनेस का शिकार है, तो सोसाइटी कैसे हैप्पी रह सकती है? तो एक सोसाइटी में कैसे जो सेटिस्फेक्शन और पीस होता है वो कैसे आ सकता है? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो हमें अपने लोगों को ये जो है ना वो सिखाना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को जो है ना नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और जो शख्स आपकी जितनी इज्जत कर रहा है आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितने काबिल हूँ, आपको ये देखना चाहिए कि अगर वो आपकी कम इज्जत कर रहा है तो उसके पास इतनी ही थी, और अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो उसके पास इतना है। सो देने वाला जो होता है ना उसकी औकात के मुताबिक ही वो देता है। तो आपको अपनी औकात नहीं बल्कि उसकी औकात सोचनी चाहिए। और कभी भी अगर वो आपको दे रहा है तो इसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा आपको ज़्यादा मिल जाता है, बाज़ दफ़ा कम मिल जाता है, तो इसमें परेशान होने वाली या मतलब ये पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उस बंदे ने मुझे कम इज़्ज़त दी है, अल्लाह आपको कहीं और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे देगा। सो ये चीज़ों को इन चीज़ों को सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वो कहता है कि these illustrations suggest four journal maxims which will prove an adequate preventive of persecution mania if their truth is sufficiently realized। वो अब कुछ चार जो है ना मैक्सिम्स बताएगा जिसके ज़रिए से जो परसिक्यूशन मेनिया है आपके अंदर उस चीज़ों को आप ना सही कर पाओगे। परसिक्यूशन मेनिया अगर उसकी कितनी भी डिग्री है, बेशक वो हाई डिग्री का है या लो डिग्री का है या मिडल डिग्री में है, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर पाओगे। अब आपने इसको डिटेक्ट कर लिया, अब उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये सॉल्यूशंस बताने लगा है। द फर्स्ट इज रिमेंबर दैट योर मोटिव्स आर नॉट ऑलवेज एज altruistic as they seem to yourself। वो कहता है हमेशा ये नहीं सोच लेना चाहिए कि आप जो मोटिव है आपका या एम है लाइफ में वो उतना ही बगैर जो है ना वो मिक्स इम्प्योरिटीज़ के होगा जितना आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आप अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो आप बदले में उससे जो है ना वो रिकग्निशन भी मांगते हैं। सो इस चीज़ को टेंशन में नहीं लेके आना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग आपको बुरा भी कहेंगे, बाज़ दफ़ा अच्छा भी कहेंगे। सो एक्सेप्ट बोथ। द सेकंड इज डो नॉट ओवर एस्टिमेट योर ओन मेरिट्स। अपने आप के मेरिट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए कि मैं तो इस काबिल था तो इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो नहीं मिल रहा उसको मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। और अगर आपको नहीं मिला तो आप ये सोच लें कि वो शायद मेरे लिए नहीं था। द थर्ड इज डू नॉट expect others to take as much interest in you as you do yourself। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है ना वो लोग मेरे बारे में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें। जैसे अब किसी ने अपना स्टैंडर्ड इतना ऊँचा कर लिया है अपने बारे में, तो लोग उसकी उतनी इज़्ज़त नहीं कर रहे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं लेकिन एक क्लास ऑफ पीपल और एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको नहीं जानते होते। सो वो बड़ा ऑफेंड करता है लोगों को कि ये तो मुझे जानते ही नहीं है। हालाँकि आप जिस सोसाइटी से या जिस क्लास से या जिस ग्रुप ऑफ पीपल से आ रहे हैं उसका और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका आपसे बहुत डिफरेंस है, वो आपको जान ही नहीं सकते। सो इसमें बुरा मानने की या वो एक परसिक्यूशन मेनिया अपने अंदर लेके आने की कि शायद ये तो बंदा मुझे टारगेट कर रहा है, तो इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। एंड द फोर्थ इज डू नॉट इमेजिन दैट मोस्ट पीपल गिव इनफ थॉट टू यू टू हैव एनी स्पेशल डिजायर टू प्रोसिक्यूट यू। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद ये बंदा जो है ना वो मतलब मुझे कोई स्पेशल थॉट्स जो है ना वो मुझे मेरे ऊपर अपनी निछावर करे या मैं कोई बहुत ख़ास बंदा हूँ, मेरे बारे में लोग सोचे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें करता है। सो ये पूरी समरी थी इस पूरे चैप्टर की। लॉन्ग है ये चैप्टर, इतना भी नहीं है लेकिन मतलब मीडियम टाइप ऑफ लॉन्ग है। सो ये चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी, इंपॉर्टेंट बातें थी जो इसने की हैं, वो मैंने आपको निकाल के बता दी। और मैंने जो थ्री वो चूज़ किए प्रोफेशंस ऑफ लाइफ, वो भी आप देखो एक प्ले राइट जो होता है ना, प्ले राइटर जो होता है वो एक जो है ना वो एस्थेटिक और जो लिटरेरी टाइप ऑफ फील्ड है एक सोसाइटी की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट भी एक सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पॉलिटिशियन स्टेट्समैन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये तीनों आप एग्जांपल्स जो है वो अपने पेपर में प्रेजेंटेशन असाइनमेंट
आप उसमें कोट कर सकते हो और आपका काफ़ी एक अच्छा जो है ना वो आर्ग्यूमेंटेटिव सा पेपर बन जाएगा, अगर आपको ये आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है या आपको आंसर देना है पेपर के अंदर, सो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने पेपर्स और जहाँ पर भी इसकी आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।